हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। हम लोग बात करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के श्योर शॉट के लिए। श्योर शॉट का मतलब मैंने इसलिए टॉपिक रखा है यार। श्योर शॉट का मतलब है कि आयनिक इक्विलिब्रियम के ना जो जेई मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जा रहा है। अगर इतना छोटा क्वेश्चन आ रहा है और जब इंटीजर में 5 क्वेश्चन आने हैं और ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम आयनिक इक्विलिब्रियम या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसे टॉपिक्स को छोड़ के जाएं, ये समझदारी की बात नहीं है। तो उसके लिए अब मैं श्योर शॉट करूंगा कुछ कुछ चैप्टर्स के, और तुम्हें जिन भी चैप्टर्स में लगता है कि सर श्योर शॉट चाहिए ऐसा, वो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं श्योर शॉट जरूर करवाऊंगा उसका तुम्हें। तो ये श्योर शॉट सीरीज है, इसमें हम लोग मुश्किल से 40-45 मिनट का एक सेशन है। ये पूरी बात सुन लो, पूरा लेक्चर अटेंड कर लोगे, तुम्हारा आयनिक मेंस लेवल पे बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, क्रिस्प थ्योरी रखेंगे और 10 से 12-15 क्वेश्चन तक प्री वाईक्यूज करेंगे, पर्टिकुलरली उस चैप्टर का जिसका श्योर शॉट है। जैसे इसमें हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का श्योर शॉट में आयनिक इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज करेंगे और आयनिक की क्रिस्प थ्योरी देखेंगे, बेसिकली जो मेंस ओरिएंटेड है और मेंस से रिलेटेड है। इसमें कंटेंट ज्यादा नहीं होगा, जिन्हें आयनिक पहले से बहुत अच्छे से आता है ये लेक्चर उनके लिए बिल्कुल नहीं। अभी बंद कर दो इसे, ठीक है। ये उनके लिए है जिन्हें आयनिक में स्ट्रगल है, जिन्हें आयनिक में दिक्कत आ रही है, जो भाई आयनिक के क्वेश्चन की वजह से हर पेपर में 2 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर या 8 नंबर गंवा रहे हैं अपने, या 5 नंबर माइनस मार्किंग ले ले रहे हैं। तो उनके लिए ये है सीरीज, और इसमें हम लोग ये सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं आयनिक के लिए अपनी, ठीक है। हम लोग आयनिक की बात करना शुरू करते हैं, और बाकी सारा कुछ dextercam.in/courses में मिल जाएगा, और इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेल करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, थ्योरी पोर्शन से शुरू करेंगे। तो हेड डाल लेते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, हेड डाल लेते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। कितने लोगों को फोबिया आयनिक इक्विलिब्रियम से, जरा कमेंट करके बताना कि सर आयनिक इक्विलिब्रियम से तो डर ही लग जाता है, मेंस में क्या, एडवांस में क्या, कहीं पे भी नहीं हो रही है ना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की जब हम थ्योरी करते हैं तो सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना होता है वो हमें पीएच कैलकुलेट करने आनी चाहिए। अब मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये सब यार बातें अब इस टाइम पे करना इररिलेवेंट बात है। अगर ये भी तुम्हें नहीं आता तो बहुत ही दिक्कत की बात है। हम लोग एक 28 दिन बाद लगभग मेंस देने जा रहे हैं, तो ये हमें बिल्कुल एकदम क्लैरिटी से आना ही चाहिए, ठीक है। तो पीएच का फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि पीएच, जो सिंपल सिंपल बात है कि पीएच क्या होती है, पीएच होती है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस। इसी तरह से पीओएच होती है माइनस ऑफ लॉग ओ एच माइनस। इसी तरह से पीके होता है माइनस ऑफ लॉग के, पीके भी होता है माइनस ऑफ लॉग के बी, ठीक है। और पी के डब्ल्यू होता है किसके बराबर, माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू के बराबर, और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो पी के डब्ल्यू की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, 14 के बराबर होती है, क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू जो होती है 1 × 10⁻⁻⁻ फोर्टीन के बराबर होती है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक बातें हम सबको पता है। तो हमें 3 तरह के 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो केवल एसिड होगा हमारे साथ, उसकी पीएच निकालने को आएगी पेपर में, या फिर एसिड में बेस मिला होगा उसकी पीएच निकालने को आएगी, या एसिड और बेस के मिलीक्वेंट्स बराबर हो जाएंगे तब पीएच निकालने को आएगी, या फिर एसिड और बेस दोनों के मिलीक्वेंट्स बराबर नहीं होंगे और एक चीज क्या होगी उनमें से, वीक होगी, या फिर सॉलिबिलिटी के। ये 4-5 तरह के क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, जिनमें से मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। 15 क्वेश्चन करेंगे, फटाफट डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर न्यूट्रल वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर आ जाता है, 14 के बराबर आता है 14 बराबर। यानी कि पीएच जो होती है इक्वल्स टू 7 होती है न्यूट्रल के लिए, पीएच ग्रेटर देन 7 होगी बेसिक सोल्यूशन के लिए, और पीएच लेस देन 7 होगी किसके लिए, एसिडिक सोल्यूशन के लिए। इतना तो डन है, सिंपल सी बात है, ठीक। अब फॉर एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिख देते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हेडिंग डाल लेते हैं, चलो ऐसे हेडिंग डाल के लिख लेते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस हैविंग सफिशिएंट कंसंट्रेशन, हैविंग सफिशिएंट कंसंट्रेशन भी लिख देते हैं इसके आगे, हैविंग
मतलब बहुत डाइल्यूट नहीं हो, मतलब 10⁻7 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, हैविंग सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या कहेंगे कि ऑल द H प्लस एंड ऑल द OH माइनस कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऑल द एसिड, ऑल द H प्लस लिख देते हैं, ऑल द H प्लस एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से H प्लस आयन या OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे कैसे हम लोग? निकालेंगे M1 N1 M1 V1 से निकालेंगे, ठीक है। या तो हम लोग मोलैरिटी पता होनी चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, या तो मोलैरिटी के बराबर होगा या फिर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर के बराबर होगा, या फिर हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसा अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए कि डायरेक्टली तुम्हें निकालना हो कि 0.01 मोलर HCl का पीएच बताओ, तो पीएच कितनी आ जाएगी? पीएच आ जाएगी माइनस ऑफ लॉग H प्लस, और माइनस ऑफ लॉग H प्लस की वैल्यू हो जाएगी 0.01, यानी कि पीएच आ जाएगी 2। सिंपल सीधा सवाल, ठीक है। ये तो बात आसान है, लेकिन अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ एसिड्स आ जाए, क्या आ जाए? मिक्सचर ऑफ एसिड्स, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में? मिक्सचर के केस में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में फाइनल H प्लस या OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो अगर फाइनल H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमें निकालना हो, H प्लस फाइनल जो होगा वो हम लिख देते हैं, या OH माइनस फाइनल जो होगा वो किसके बराबर होगा? N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। और जो पीएच आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? माइनस ऑफ लॉग H प्लस के बराबर, फाइनल के बराबर, या फिर जो POH होगी वो किसके बराबर आ जाएगी? माइनस ऑफ लॉग OH माइनस के बराबर आ जाएगी। आ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिला दें। क्या मिला दें? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में जो फाइनल नॉर्मेलिटी आएगी वो किसके लिए आएगी? या तो OH माइनस आएगा या फिर H प्लस आएगा। हमें नहीं पता कि कौन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, तो मैंने मॉड लगा लिया, और मॉड लगाने के बाद क्या लिख दिया कि N1 V1 माइनस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। सिंपल सी बात है, ये मॉड लगा लिया जिससे कि कंसंट्रेशन हमेशा पॉजिटिव आए, तो पीएच और पीओएच दोनों ही निकल आएंगी। एन फैक्टर्स का ध्यान रखना, एन फैक्टर्स के लिए गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, कैसे भी करके, ठीक है। तो ये बात हो गई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अब जो जनरली क्वेश्चन आता है वो वीक एसिड के लिए आता है, तो हम लोग बात करते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की मैं मेंस लेवल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल अभी भी एडवांस पे या उससे ज़्यादा डिस्कशन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में भी कंसंट्रेशन जो H प्लस आयन आए वो 10⁻⁷ के लगभग आ जाए, तो पीएच ना 6.95 लिखने में कोई हर्जा नहीं है, आसानी से लिखी जा सकती है। आसपास की कैलकुलेशन अगर डिटेल में देखनी है तो उसके लिए आयनिक का डिटेल वीडियो देखो, वहाँ पे बहुत सारे केसेस करे हम लोगों ने, ये केवल मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होता है, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लिख देते हैं एप्लीकेबल ओनली फॉर, एप्लीकेबल ओनली फॉर किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमने मान लिया कोई हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट Ha है जो H प्लस और A माइनस में ब्रेक हो रहा है, ठीक। H प्लस और A माइनस में अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो रहा है तो T इक्वल टू 0 पे C था, ये 0 था, T इक्वल टू T पे से हम C माइनस C अल्फा लिख रहे हैं, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बात समझ में आना है? देखो यार, जब तक तुम ये अप्रोच नहीं समझोगे ना आयनिक की, आयनिक रटने की चीज नहीं है, आयनिक समझने की चीज है। जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे उतनी आसानी से सवाल बनेंगे और उतनी आसानी से तुम्हारे नंबर
कम से कम 4 नंबर बढ़ेंगे। इसे +4 मार्क सीरीज कह सकते हो, +4 क्या +8, क्योंकि आयनिक में भी ये मदद करेगा। तो ये सी अल्फा और सी अल्फा हो जाएगा। अब हम लोग के इक्विलिब्रियम लिखना जानते हैं, के किसके बराबर होगा, H प्लस इंटू ए माइनस डिवाइडेड बाई एच। तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा कर दें, इसे सी से सी कैंसिल हो गया। तो के की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर आ गई। अब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगा, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। तो हम अल्फा अगर लेस देन और इक्वल्स टू 5% है तो वी कैन नेग्लेक्ट। अगर कैलकुलेट करने पे लेस देन 5% आ रहा है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ से अल्फा को नेग्लेक्ट किया, तो अल्फा की वैल्यू आ कितनी गई, अल्फा स्क्वायर आ गया के अपॉन सी के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी आ गई। तो एच प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, एच प्लस की वैल्यू आ जाएगी सी अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, सी इंटू अंडर रूट ऑफ के बाई सी, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सी के ए। अब H प्लस आ गया तो पी एच भी निकल आएगी, पी एच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस। अब मैं पी एच के लिए क्या कर रहा हूँ, देखो हम लोग जेई की तैयारी करना है तो मैं जानता हूँ कि लॉग तो सब लोग सॉल्व कर ही लोगे, इसके लिए फॉर्मूला नहीं राइट करते हैं, इसे हम लोग हर बार डिराइव करके करेंगे, दैट विल बी एन ईजी टास्क। फॉर्मूला में ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा सवाल आएगा जल्दी से गलत हो जाएगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल थोड़ा हाथ रोक के लगा लेना, 2 मिनट ले सकते हैं ना किसी एक सवाल पे। इनऑर्गेनिक के सवाल पे हमने 10 सेकंड में भी तो किया, तो उसका टाइम यहाँ पे वेस्ट कर सकते हैं ना, लगा सकते हैं ना। और वर्थ है लगाना, क्योंकि 5 में से अगर कोई सवाल आया तो लगाना ही पड़ेगा हमें, ठीक। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, जैसे तीनों टाइप पे के क्वेश्चन देखते हैं। अब हम वीक एसिड में वीक एसिड या वीक एसिड में वीक बेस ऐसा मिलाने का भी काम अभी नहीं कर रहे हैं, वो हम लोगों ने डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल सिंपल 2 केस किए, कौन कौन से, जिसमें एसिड में एसिड मिलाया, एसिड में वीक एसिड लिया और एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, ठीक है। सब कुछ स्ट्रॉन्ग था। अब जैसे ये क्वेश्चन आया है, मेंस का क्वेश्चन है, करा है कि 200 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl इज मिक्स्ड विद 400 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4। द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज, देखो ध्यान से देखो, तो H2SO4 का जो एन फैक्टर है वो कितना है, 2 है। एन फैक्टर कितना है H2SO4 का, 2 है, और HCl का कितना है, एन फैक्टर 1। तो दोनों एसिड मिलाए हैं, तो H प्लस फाइनल जो होगा वो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, यही तो लिखा था फॉर्मूला। हाँ भाई बोलो जल्दी, हाँ यही लिखा था सर, ठीक। अगर ये फॉर्मूला लिखा है तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर लें, तो 200 इंटू 0.01, इसका एन फैक्टर है 1, प्लस 400 इंटू 0.01 इंटू इसका एन फैक्टर है 2, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हो गया 200 प्लस 400 यानी 600 हो गया। तो ये डेसिमल से ये गया, ये डेसिमल से ये गया, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 600। तो ये आ गया 10/600, यानी आ गया 1/6। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया 1/6। तो पीएच किसके बराबर आ गई, पीएच आ गई माइनस ऑफ लॉग H प्लस के बराबर। माइनस ऑफ लॉग H प्लस किसके बराबर हो गया, -1/6 के बराबर। तो इसे हम लिख दें log 6 के बराबर। log 6 हो गया किसके बराबर, log 3 प्लस log 60 के बराबर, सॉरी log 60 के बराबर। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, log 6 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो log 6 इंटू 10 को लिख सकते हैं log 10 प्लस log 6, और log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 10 की वैल्यू हो गई 1, log 6 को लिख सकते हैं क्या, log 3 प्लस log 2। भाई अब तो सीधे सीधे कैलकुलेशन है, धीरे धीरे करते जाओ बस आराम से। 1 प्लस log 3 की वैल्यू गिवन है क्या, हमें देखना जरा। log 3 की वैल्यू गिवन है 0.48 है, और इसकी वैल्यू गिवन है 0.30, तो ये आ गया 1.78। आंसर आ गया आसानी से। हम लोगों ने बिल्कुल धीरे धीरे लगाया और आसानी से सवाल आ गया। देखा, सवाल में कलाकारी नहीं थी, लॉग सॉल्व करना था, और लॉग की कुछ वैल्यू स्टैंडर्ड तुम्हें गिवन ही होंगी पेपर में जो जरूरत पड़ रही होंगी, अदरवाइज तुम्हें याद रखनी है। सिंपल सी बात है, ज्यादा में कठिन बात तो मतलब करनी नहीं है ना यार, कठिन बात। आइनिक के कठिन सवाल एडवांस के लिए जब शीट दूंगा तब देखना एडवांस की शीट में कैसा होता है लॉग कठिन। जब एडवांस में आएगा लॉग तब पता लगेगा लॉग असल में क्या होता है। अभी तो मतलब आइनिक का यहाँ पे तो लल्लू सवाल है ना, चवन्नी छाप बिल्कुल ठीक। क्या कह रहा है कि के फॉर ब्यूटारिक एसिड, अब ब्यूटारिक एसिड से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, जो के दिया है वो 2 इंटू 10⁻⁵ दिया है। कह रहा था पीएच ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ ब्यूटारिक एसिड। तो ब्यूटारिक एसिड को अगर ना चाहो तो पूरा ना लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैसे मैं तो इसे एच ही लिख देता हूँ। इसे हम मान ले क्या है ये एच, आसान तरीका है एच। और एच के लिए हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोग तो फॉर्मूला याद नहीं रखने वाले लोग हैं।
हम लोग तो डेराइव करने वाले लोग हैं। और देखना जरा कि अगर मैं तुम्हें बता रहा हूं तब मैं इतनी तेज लिख सकता हूं, अगर मैं खुद लिखूं तो मैं तो बहुत ही तेज लिख दूंगा ना। तो सी अल्फा और सी अल्फा लिख दिया। के की वैल्यू किसके बराबर आ गई? के की वैल्यू आ गई सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी वन माइनस अल्फा के बराबर। सी से सी कैंसिल हो गया तो ये हो गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। वन माइनस अल्फा को हमने अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर ले लिया? वन के बराबर ले लिया। तो अल्फा की वैल्यू आ गई के बाई सी। के की वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10⁻⁵ गिवन है। और सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 0.2। तो भैया इससे ये डेसिमल हटा के 4 किया, ये पूरा कट गया तो आ गया 10⁻⁻2। क्या आ गया? अल्फा। तो अब हमें क्या निकालनी? पीएच निकालनी। तो पीएच के लिए हमें एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है? सी अल्फा के बराबर। कठिन तो नहीं लग रहा? बिल्कुल कमेंट करके बताते जाओ कठिन नहीं लग रहा, आसानी से सवाल लग पा रहा है। सी अल्फा, सी की वैल्यू कितनी दी है? 0.2 × 10⁻⁻2 यानी कि 2 × 10⁻⁻3 लिख दें। तो पीएच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस ऑफ लॉग 2 × 10⁻⁻3, या फिर इसे लिख सकते हैं 3 - log 2 लिख सकते हैं। और 3 - log 2, log 2 की वैल्यू हमें सबको पता है। तो 3 - 0.3010, तो इसे लिख दें क्या? 2.7। और हमें आंसर किस में देना है? 10⁻⁻1 में देना है, तो 27 लिख सकते हैं इसे। इंटू 10⁻30 ही तक ले लो, क्योंकि 10⁻1 1 ही प्लेस तक लेना है। तो -1 आ गया, तो आंसर हम फाइनल मार्क कर देंगे कितना? 27। बताओ भाई कितने लोगों को ये सवाल मुश्किल लगा? इसमें कोई दिक्कत आई किसी को? लोग आयनिक का सवाल देख के छोड़ देते हैं। मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि तुम्हारे नंबर 5 नंबर कम से कम बढ़वा दूंगा। और ऐसा कोई भी टॉपिक जो तुम्हें लगता हो कि बहुत परेशान कर रहा है, कमेंट करो बस, तुम्हें उसका श्योर शॉट जरूर मिलेगा। ठीक है ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ HCl 1 मोलर HCl इन 30 ml ऑफ 1 मोलर NaOH। तो इसमें क्या किया? स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या मिला दिया है? स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, इसका एन फैक्टर कितना है? 1 है, और NaOH का भी एन फैक्टर कितना है? 1 है। तो काम आसान हो गया। हम लोग लिख देंगे कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन फाइनल इज इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि H प्लस ही आएगा। अगर तुम्हें ना समझ में आए तो H प्लस या OH माइनस लिख लो, और फिर देख लो कि N1V1 ज्यादा है या N2V2 ज्यादा है। ठीक है? या तो एसिड ज्यादा होगा या बेस ज्यादा होगा, और दोनों बराबर हो गए तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये हो गया 30 × 1, तो एसिड ही ज्यादा था। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 30 + 50। तो ये कितना हो गया? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया कितना? 20/80, यानी 1/4। ठीक, 1/4 आ गया कितना? 0.25। ठीक, तो इसे लिख लो 2.5 इंटू 10⁻⁻1। अब देखो हमने 2.5 क्यों लिखा? क्योंकि log 2.5 की वैल्यू हमें गिवन है। हमें किसकी वैल्यू गिवन है? log 2.5 की वैल्यू हमें गिवन है। तो देखो भाई पीएच किसके बराबर आ गया? पीएच आ गया माइनस ऑफ लॉग एच प्लस के बराबर। और माइनस ऑफ लॉग एच प्लस किसके बराबर हो गया? माइनस ऑफ लॉग 2.5 इंटू 10⁻⁻1 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस लॉग 2.5 हो गया। 1 माइनस लॉग 0.5 के वैल्यू पटा 3979 हो गया। इसे माइनस कर दो तो आ जाएगा 0.6021। ठीक, अब हमें आंसर किस में निकालना है? 10⁻⁻4 में निकालना है। तो हो गया 6021 इंटू 10⁻⁻4। तो आंसर आ गया 6021। तो ये देख रहे हो कितने आसान सवाल, कोई मुश्किल की बात है ही नहीं। ठीक है ना? आसान सवाल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद भी तुम्हें लगे कि कहीं टेंशन हुई तो सवाल छोड़ना, लेकिन ऐसा सवाल छोड़ना मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है मेरी समझ से तो। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अब हम लोग एसिड देख चुके हैं, एसिड में बेस देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्ट की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? थ्योरी कर लेते हैं थोड़ी सी सॉल्ट की। तो हेडिंग डाल लेते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए सॉल्ट्स कितने तरह के हैं हमारे पास? टाइप्स ऑफ सॉल्ट हमारे पास कितने तरह के हैं? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नंबर 2 है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नंबर 3 is salt of weak acid and salt of strong acid and weak base. और नंबर 4 है सॉल्ट ऑफ
salt of weak acid एंड वीक बेस। ठीक है, अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी कब और हम कैसे आइडेंटिफाई करें इस बारे में बात करते हैं। देखो, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस तब होगी किसी भी केस में, कब होगी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जब मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस व्हेन द क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। कभी भी ऐसा होगा तो सॉल्ट बनेगा, और वहीं पे रिएक्शन अगर रुक गई है, टाइट्रेशन को कहाँ रोक दिया गया, कि जब मिलिक्वेंट्स एसिड के बेस के बराबर हो जाए। तो लैंग्वेज में क्या लिखा होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, या फिर मिलिक्वेंट्स एसिड और बेस के तुम्हें गिवन होंगे, वहां से तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, तो सॉल्ट का सीधा तरीका क्या है कि जब मिलिक्वेंट्स ऑफ एसिड और मिलिक्वेंट्स ऑफ बेस बराबर हो जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी। और एक बात ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर कोई कैटायन या एनायन आ रहा है तो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो लिखो, द कैटायन और एनायन coming from strong acid or base do not undergo hydrolysis at all, hydrolysis at all। तो उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, केवल वीक वालों की होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, उनकी पीएच हमेशा कितनी आएगी, पीएच हमेशा इनकी 7 आएगी, जब टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड अब मैं डेराइव नहीं करूंगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। डेरिवेशन मैंने पूरे लेक्चर में कराया है सब जगह, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल फॉर्मूला याद रखने के लिए केवल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, hydrolysis of salt of strong acid, strong base and weak acid। तो ऐसा सॉल्ट जो हम इन जनरल लेते हैं वो कौन सा सॉल्ट लेते हैं, हम इसमें यूज करते हैं CH3CONA। ठीक, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, किससे बना है ये फॉर्म हुआ है एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, और बना है स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH से। ठीक है, तो इसकी जो पीएच का फॉर्मूला आता है, कितने लोगों को एकदम याद है, कंठस्थ होना चाहिए फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू होता है पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, 7+1/2 pKa+log C। ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल याद होना चाहिए ही एट एनी कॉस्ट, कोई इसमें बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें एकदम एकदम 100% एफिशिएंसी से याद होना चाहिए, किसके लिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है। अगला कौन सा सॉल्ट है अपने पास में, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हम कौन सा लेते हैं, ऐसे में हम सॉल्ट लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड किससे बना बच्चा लोग, NH4OH, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और एक्वस अमोनिया लिखा हो तब भी एक ही बात है, जो कि क्या है, वीक बेस है, प्लस HCl जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इन दोनों से मिलके जो सॉल्ट बना है, जब ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहे होंगे तो सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइज होगा। तो ऐसे केस में पीएच का फॉर्मूला क्या आता है, पीएच इज इक्वल टू आता है 7-1/2 pKb+log C। और पीएच कैसी आनी चाहिए, कम आनी चाहिए 7 से, क्योंकि एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, ऊपर वाले में 7 से ज्यादा आनी चाहिए थी क्योंकि एसिड कैसा था, वीक। तो जब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से कम होगी, और एसिड वीक है तो पीएच 7 से ज्यादा होगी। अब लास्ट वाला जो है वो कौन सा होता है,
हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक, वीक एसिड वीक बेस को कैसे देखेंगे? हमने मान लिया हमने सॉल्ट ले लिया अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट बेटा कैसे बनेगा? एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, प्लस NH4OH जो कि क्या है? वीक बेस है। ठीक, तो इसके लिए पीएच कैसे निकलती है? इसके लिए पीएच का फॉर्मूला बताओ जल्दी से कमेंट करके। पीएच क्या हो जाएगी? 7+1/2 पीके माइनस पीके बी। इन फॉर्मूलों को अगर तुम्हें ध्यान रख पा रहे हो तो यार आसान है। ठीक है, खांसी वासी आ रही है यार, गाजियाबाद में पोल्यूशन तुम समझते हो ना कैसा है यहाँ एनसीआर का हाल है। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आ गई। खांसी वासी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, काम पे ध्यान दो। तुम्हारे तो नंबर इससे आएंगे ना कि मैं खांसा या नहीं खांसा, इस बात से थोड़े नंबर आएंगे। ठीक है, सवाल सही लगना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई। अब इनके सवाल देखते हैं हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल क्या कर रहा है कि पीएच ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट अगर तुम ध्यान से सोचो तो अमोनियम फॉस्फेट किसका सॉल्ट है? अमोनियम फॉस्फेट है H3PO4 और NH4OH का सॉल्ट है, और ये वीक एसिड है। अब ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये वीक एसिड और ये वीक बेस। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं करना आता तो भैया फिर गांव जाओ, खेती बाड़ी करो, कुछ कुछ भी करो, केमिस्ट्री मत करो, है ना। ये तो मतलब इस एज में आके ये तो पता ही होना चाहिए, और ये भी नहीं पता है तो मैं क्या ही मदद करूंगा तुम्हारी। ठीक है, तो इसमें अब हमें डायरेक्ट क्या करना है? पीएच निकालनी है। तो पीएच की वैल्यू हमें पता है, पीएच क्या होता है? अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा 1/2 पीके माइनस पीके बी। ठीक, तो पीके कितना हो गया? 7+1/2। पीके की वैल्यू 5.23 माइनस 4.75। ठीक, तो ये हो गया 7+1/2, ये हो गया 0.48, माइनस करके डिवाइड कर दिया तो प्लस 0.24, तो 7.24 आ जाएगा। और अगर नियरेस्ट इंटीजर में लिखोगे तो 7 लिख देना, अदरवाइज 7.24 लिख देना। जो भी आंसर दिया वो मान्य होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? देख रहे हो, डायरेक्ट सवाल। लेकिन हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अरे पीएच का सवाल आ गया, आयनिक है, छोड़ दो भैया, जाने दो, ये सब मत करना, है ना, ये सब नहीं करना। अब सवाल को देखो फ्रेम कैसे करेंगे। अगला सवाल कह रहा है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH इज मिक्स्ड विद 40 ml ऑफ 0.05 मोलर HCl। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन मिक्सचर इज नियरेस्ट टू। अब हमें ये नहीं पता चलता ऐसे सवाल में, मेरी बात से कितने लोग कोहेरेंटली जुड़ पा रहे हैं ये बताएं, कि हमें ये नहीं समझ पाता ऐसे सवाल में कि इसमें हाइड्रोलिसिस होगी या फिर नहीं होगी या बफर बनेगा। तो इस बात को समझने के लिए क्या करना होता है कि हमें लिखना होता है क्या रिएक्शन को, कि NH4OH की रिएक्शन HCl से लिख लो। कोई ड्रामा मत करना, बस लिखते रहो शांति से। क्या बन जाएगा? NH4Cl और T इक्वल्स टू 0 पे इसके कितने मिलीमोल्स हैं? इसके हैं 2, इसके भी हैं 2, तो ये 0 0 था। T इक्वल्स टू T पे ये तो पूरा ही पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये 2 बनेगा। ठीक है, लेकिन 2 बनेगा कितने ml में? इन 60 ml। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2/60, तो यानी कि 1/30 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है ये सॉल्ट कैसा है? सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। बाकी कुछ बचा तो नहीं ना यार? तो पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे। पीएच का फॉर्मूला क्या था? 7-1/2 पी के बी प्लस लॉग सी। सही है, वैल्यू रखो सबकी। 7-1/2 पी के बी की वैल्यू देखो कितनी है? के बी की वैल्यू दी है 10⁻⁻5, तो पी के बी की वैल्यू हो गई 5 प्लस लॉग 1/60। सही है, log 1/60 को भी वैसे ऊपर हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था, लेकिन हम लोग फिर से निकाल लेते हैं, इसे माइनस लिख लेते हैं log 60 के बराबर। ठीक, तो ये हो गया 7-1/2 5-1 माइनस log 3 माइनस log 2 लिख सकते हैं क्या ऐसे? देख लो भाई, log 1/60 नहीं 2/60 थे ना, वो 1/30 लिखना है, सॉरी माय बैड। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, 1/30 है ये। ठीक, सबकी वैल्यू पुट कर दो यार। 7-1/2 4 माइनस 0.48, तो ये कितना हो गया? 7-1/2, ये हो गया 3.52, तो ये हो गया 1.76। इसे सॉल्व कर दिया तो ये आ जाएगा 5.24।
तो आंसर में हमें लिखना है 5.2, आंसर आ गया, है ना। तो सवाल को धीरे से लगाएंगे, समझ के लगाएंगे, आसानी से लगाएंगे, लग जाएगा सवाल। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो गई, देखा सवाल कितने आसानी से लग रहा। अब बात आती है बफर सॉल्यूशंस की। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस है जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं, विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ऐसा नहीं कि पीएच चेंज नहीं होगी, लेकिन पीएच चेंज जो होगा वो रेजिस्ट होगा, कम होगा, जितना बफर नहीं होता तब होता, ठीक। तो विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। बफर हमारे पास दो तरह के होते हैं, कितने तरह के? बेसिकली तीन तरह के बफर है हमारे पास। कौन कौन से? एसिडिक बफर, बेसिक बफर और सॉल्ट बफर। और हमें इसमें पता है कि पीएच इन जनरल अगर हमसे बात करे जाए, इन जनरल जो पीएच होती है इसकी लेस देन 7 होती है, इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होती है, और इसकी पता नहीं, वो तो सॉल्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट सॉल्ट, कॉन्जुगेट सॉल्ट लिख देते हैं या बेस लिख दो, एक ही बात है, ठीक। इसके लिए क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए वीक बेस। यार थोड़ा गंदा गंदा हो जा रहा है, चलेगा ना? समझ में तो आ ही रही बात है ना? वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट सॉल्ट चाहिए, और इसके लिए हमें चाहिए वीक एसिड और वीक बेस, ठीक। तो एसिडिक बफर के लिए जो पीएच का फॉर्मूला आता है फॉर एसिडिक बफर, अच्छा एसिडिक बफर बनेगा कब? कोई भी बफर सॉल्यूशन तब बनेगा जब वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे सॉल्यूशन में। क्या मतलब? कि बफर विल फॉर्म, बफर विल फॉर्म व्हेन weak acid and its conjugate salt are simultaneously present in the solution। उसके लिए क्या होना चाहिए? मिलीक्वेंट्स ऑफ वीक बेस, वीक एसिड should be greater than milliculents of strong base। तो ऐसे केस में पीएच का फॉर्मूला मतलब जो बनता है वो मान लेते हैं हम एसिटिक एसिड के लिए लिया। तो एसिटिक एसिड के लिए हम क्या फॉर्मूला बनाते हैं बच्चा लोग? हेंडरसन इक्वेशन लिख दूं डायरेक्ट यहां से। तो इसके लिए पीएच किसके बराबर आ जाएगी? पीके प्लस लॉग एसिटेट आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड, या फिर हम लिख सकते हैं पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, ठीक है। ये लिखा जा सकता है, आसान बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मान लेते हैं कोई टेंशन नहीं है, ठीक। चलो अब बेसिक बफर की बात करते हैं। अगर बेसिक बफर की बात करें तो क्या होगा? बेसिक बफर के लिए हम बात करें तो हम कहेंगे क्या? कि मिलीक्वेंट्स ऑफ वीक बेस should be greater than milliculents of strong acid। ऐसा कह सकता है। वीक बेस के मिलीक्वेंट ज्यादा होने चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो ऐसा एग्जांपल हम क्या लेते हैं? NH4Cl का ले लेते हैं। तो NH4Cl के लिए हम लिखते हैं क्या? NH4OH से क्या बनना चाहिए? NH4 प्लस बनना चाहिए और OH माइनस बनना चाहिए। और इसके लिए POH किसके बराबर आ जाती है? POH आ जाती है PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। हेंडरसन इक्वेशन है दोनों, ठीक। तो अगर इन जनरल लिखना चाहें तो इन जनरल हेंडरसन इक्वेशन क्या लिख देंगे? कि POH किसके बराबर लिख दें? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस।
आई होप आई एम वेरी क्लियर। और सॉल्ट बफर का जो होता है फॉर्मूला वो सेम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला ही होता है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सवालों पे चल सकते हैं, सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि अ स्टूडेंट नीड्स टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ प्रोपियोनिक एसिड एंड इट्स सोडियम सॉल्ट with pH 4, the ratio of propionate ion upon propionic acid required to make buffer is। तो हमें पता है कि सॉल्ट बफर किसके किसके बीच में बन रहा है, मतलब जो बफर बन रहा है वो एसिडिक बफर है, किसके किसके बीच में बन रहा है? सॉल्ट और कॉन्जुगेट बेस के बीच में। तो हम हेंडरसन इक्वेशन सीधे यूज कर लेंगे, पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू किसके बराबर है? CH3CH2CO- डिवाइडेड बाय CH2COH। हमें इसी का रेशियो बताना है। पीएच की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? पीएच की वैल्यू 4 गिवन है, पीके की वैल्यू 5 माइनस लॉग 1.3 प्लस लॉग दिस थिंग, है ना? ये बड़ा सा है, बार बार लिखना पड़ रहा है, मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो ये हो गया कितना? ये हो गया 1 प्लस माइनस 1 प्लस लॉग 3 लॉग 1.3 इज इक्वल टू हो गया कितना? लॉग। अब देखो खूबसूरती देखना सवाल की, मजेदार है। अगर तुमने लॉग सॉल्व करने चले गए तो दिक्कत आएगी। क्या करो, 1 प्लस लॉग 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लॉग 1.3 इंटू 10⁻⁻⁻1 लिख सकते हैं क्या बच्चा लोग? बताओ, कोई कैलकुलेशन नहीं देख रहे सवाल को लगाने का तरीका। अरे यार, एक CH2 ऊपर छूट गया। ठीक, लगाने का तरीका देखो सवाल को। ठीक है, ठीक। अब लॉग एंटी लॉग ले लो उन दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा? 1.3 इंटू 10⁻⁻1, या फिर इसे लिखते हैं 0.13 विच इज इक्वल टू प्रोपियोनेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोपियोनिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो आंसर कितना आ गया? 0.13 आ गया। बिल्कुल आसान सवाल, अगर तुम घबराए नहीं, हेंडरसन इक्वेशन याद होनी चाहिए थी, दैट्स इट, सवाल लग गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड इज दिस व्हेन 25 ml ऑफ 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट इज मिक्स्ड विद 25 ml ऑफ 0.02 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो हमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और किसका गिवन है? सॉल्ट का भी गिवन है। तो हम पीएच इज इक्वल टू सीधे फॉर्मूला यूज कर लें, पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड यूज कर लें। जल्दी तो नहीं लगा रहा हूं ना भाई? देखो हमें गिवन क्या है? सोडियम एसिटेट हमारा क्या है? सॉल्ट है, और ये क्या हमारा? एसिड है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है। लिख लेते हैं चलो कि एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है? मिलीमोल्स कितने आ रहे हैं? 5, मतलब 25 इंटू 0.2 आ रहा है मिलीमोल्स। और एसिटिक एसिड के कितने आ रहे हैं? 25 इंटू 0.02 मिलीमोल्स। यहाँ पर पुट कर दो, पीएच की वैल्यू हमें दी है कितनी? 5। तो 5 इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग 25 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 0.02, तो ये लॉग 10 आ गया। तो 5 इज इक्वल टू आ गया पी के प्लस लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो पी के आ गया किसके बराबर? 4 के बराबर। तो के किसके बराबर आ गया? 1 इंटू 10⁻⁻⁻4। अब हमें आंसर जो निकालना है वो 10⁻⁻5 के टर्म्स में निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10⁻⁻5। तो आंसर हम लोग क्या लिख देंगे? हम लोग आंसर लिख देंगे 10 इसका। ठीक है, सवाल आसान से लगाया जा सकता था अगर हम आयनिक से, वो भी ऐसे न डरे तो। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि अ लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ ईच अमोनिया एंड NH4Cl ऑन एडिशन ऑफ 0.02 मोल्स ऑफ HCl बाय डिसॉल्विंग HCl गैसेस HCl। ठीक है, कह रहा है द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी दिस। तो हमें वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास क्या था? अमोनिया था, इसमें हमने HCl मिलाना था और इससे क्या बनाना था? NH4Cl बनाना था। इनिशियली हमारे पास t इक्वल्स टू 0 पे 0.1 ये था, 0.1 ये गिवन है हमें, और इसके 0.02 मोल्स मिला दिए। अब HCl क्या करेगा? HCl अमोनिया से रिएक्ट करेगा।
HCl अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, 1.1 माइनस 0.02 और ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.02, तो ये हो गया 0.08 और ये हो गया 0.12। ठीक है, हमें पीएच निकालनी है, तो ये फिर से बफर बन गया, तो पीओएच किसके बराबर हो जाएगी, पीकेबी, क्योंकि ये बेसिक है, ध्यान रखना बेस है, पीएच मत लिख देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा आंसर। पीकेबी किसके बराबर हो जाएगा, लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस। तो पीकेबी की वैल्यू हमें गिवन है क्या, पीकेबी की वैल्यू हमें गिवन है 4 पॉइंट कितनी गंदी सी वैल्यू 745 प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू हो गई 0.12 अपॉन 0.08, तो इसे कैंसिल कर दिया तो ये 3/2 आ गया, 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 4.745 प्लस लॉग 3 माइनस लॉग 2। ठीक, इतना आ गया। अब इतना आ गया तो इसे अब सॉल्व करोगे तो सबकी वैल्यू रख दो, 4.745 प्लस 0.477 माइनस 3.3010, तो हो गया ये कितना 4.921 आ गया। यहाँ से आ गया पीओएच की वैल्यू, तो पीएच की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 9.097। अब हमें निकालना है किस में आंसर, 10⁻³ में, तो लो 10⁻³ में 9079 लिख दो। ठीक है, आराम से हो पा रहा सवाल, सवाल को बस मैं धीरे से पढ़ रहा हूं और ध्यान ये रखना है कि जो भी स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो खत्म हो जा रहा है। मैंने क्या कहा था, वीक एसिड के, वीक बेस के मिलिक्वेंट्स बचने चाहिए, एचसीएल जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो खत्म हो जाना चाहिए, तो वही हो रहा था। एक और सवाल देख लो भाई। अगला सवाल कह रहा है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सोल्यूशन ऑफ पीएच 5.74 सोडियम एसीटेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द बफर इज दिस द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। अब तो ये बफर मुंह से बोल दिया है, तो सीधे सीधे सवाल लगाना है, क्या करना है, पीएच इज इक्वल्स टू पीके पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय लॉग सोडियम एसीटेट बाय एसिटिक एसिड। सही है, पीएच की वैल्यू कितनी थी 5.74, पीके कितना हो गया 4.74। ठीक है, गिवन नहीं है लेकिन इसका होता है 1.8 इंटू 10⁻⁴, तो 4.74 आ जाएगा एग्जैक्टली। लॉग की वैल्यू एसिटेट की हमें निकालनी है और ये 1 दी हुई है, तो ये कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू लॉग एसिटेट आ गया, तो एसिटेट कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 10 आ गया। सिंपल आंसर 10 लिख दिया, लल्लू सा सवाल, 4 नंबर पक्के। अब जो बफर सॉल्यूशंस के बाद बात आती है, वो बात आती है सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात आती है, सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की बात करें या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं किसके लिए हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए निकालते हैं, और इसके लिए हम डिफाइन करते हैं क्या, केएसपी, और एक टर्म लेते हैं क्यूएसपी। क्यूएसपी इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट की तरह आयनिक प्रोडक्ट। तो जब केएसपी इक्वल्स टू क्यूएसपी होता है तो उस टाइम पे होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। निकालेंगे कैसे वो बात बाद में देख लेते हैं। केएसपी ग्रेटर देन क्यूएसपी होता है तो नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, नो मोर सोल्यूट कैन बी, सॉरी, मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, क्योंकि क्यूएसपी छोटा है, मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। और जब क्यूएसपी बड़ा हो जाएगा, केएसपी लेस देन क्यूएसपी हो जाएगा, तो नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अब इसके सवाल देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। कैसे कि अगर हम केस 1 ले लें और लिख दें सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन प्योर वाटर। ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन प्योर वाटर, इसका केस हमें लेना। तो हमने मान लो AgCl ले लिया, AgCl को सॉल्युबल किया तो Ag प्लस एक्वस बन गया और Cl माइनस एक्वस बन गया भाई। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी हमने मान ली ऐसा और इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसा, तो KSP किसके बराबर हो जाएगा, KSP हो जाएगा S²। मतलब अगर हम ऐसे लिखें तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि S इंटू एस, यानी कि ये S² के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम कोई जनरल सॉल्ट ले लें AX/BY टाइप का, तो ये XA/Y प्लस एक्वस में ब्रेक होगा, और कैसे ब्रेक होगा, YB(x माइनस) के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो इससे क्या बन जाएगा, XS बन जाएगा, और इससे YS बन जाएगा। तो KSP की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी AY प्लस की पावर X इंटू BX माइनस की पावर Y। तो ये जाएगा XS की पावर X, YS की पावर Y। तो ये हो जाएगा X की पावर X, Y की पावर Y इंटू S की पावर X प्लस Y। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसानी से इसे निकाला जा सकता है KSP को। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी इन अ कॉमन आयन निकाल लें, क्या लिखते हैं, solubility of a salt of strong acid and strong base in a solution containing a common ion। ये सारे केस मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं, वहां से इन्हें देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, कॉमन आयन है तो मान लिया हमने AgCl को ब्रेक किया Ag प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में। ठीक, और इसे हमने डाल दिया इन सी मोलर NaCl में। अगर सी मोलर NaCl में डाला तो ये S और S आएगा, और NaCl से कितना, Na प्लस Cl माइनस आ जाएगा। Na मतलब अगर इसे लिखो, NaCl तो ब्रेक होगा किस में, Na प्लस एक्वस में, और Cl माइनस एक्वस में, ये तो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। तो ये C और C आ जाएगा, तो Cl माइनस कितना आ जाएगा, S प्लस C आ जाएगा। अब क्योंकि C इज वेरी वेरी ग्रेटर देन S, तो C प्लस S इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C लिख सकते हैं। तो KSP की वैल्यू किसके बराबर थी, KSP की वैल्यू थी Ag प्लस इंटू Cl माइनस के बराबर। तो ये हो जाएगा कितना, S इंटू S प्लस C लिख दें, या फिर इसे S इंटू C लिख दें। तो KSP की वैल्यू S इंटू C के बराबर आ जाएगी। ठीक, अब अगर इसी को बफर में डालना चाहो तो बफर में डाल लो, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी डालना चाहो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी निकालो, काफी सारे केसेस किए जा सकते हैं। तो इनके हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। इनके क्वेश्चंस लगाएं डायरेक्टली, इन्हें अब थ्योरी के फॉर्म में नहीं करेंगे, धीरे चलाऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगी बात। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मोलर solubility of ZnOH in 0.1 मोलर NaOH solution is the value of X is। अब ये एक सवाल कौन सा है, ये सवाल पढ़ के तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि इस सवाल में कॉमन आयन जो लिया गया है वो OH माइनस लिया गया और हमें सॉल्युबिलिटी मेजर करके दिखानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ZnOH होल ट्वाइस को ब्रेक करेंगे। ZnOH होल ट्वाइस ब्रेक होगा कैसे, Zn2 प्लस और 2OH माइनस में ब्रेक होगा बच्चा लोग। तो ये S और ये 2S हो गया। ठीक, अब NaOH कैसे ब्रेक होगा, NaOH ब्रेक होगा किसमें, Na प्लस और OH माइनस में। और ये कितना मोलर था, 0.1 मोलर था, तो ये 0.1 बन गया और ये 0.1 मोलर बन गया। तो S की वैल्यू 2S प्लस 0.1 आ गई। तो KSP की वैल्यू जो आ गई वो किसके बराबर आ गई, Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं 2S प्लस 0.1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0.1 के बराबर होगी, क्योंकि S जो नंबर आने वाला है नेग्लेक्ट करने के बाद वो भी छोटा ही आने वाला है। ठीक है, कि एसपी की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी एस और ये 0.1 का होल स्क्वायर आ गया। तो एस की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻18 आ गई। ठीक, तो आंसर हमें 18 के टर्म में ही निकालना था, -18, तो आंसर हमने इसका लिख दिया क्या, 2। सिंपल सवाल, देख रहे हो, सवाल को आसानी से लगाया जा सकता है। होपफुली तुम्हें कॉन्फिडेंस आया होगा और थोड़े तुम पीवाईक्यू और अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब सवाल में क्या है कि कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर in Cl minus and 0.001 molar in CrO4 2 minus solid AgNO3 is gradually added, it assumes that the solution does not change its volume। KSP हमें दोनों का गिवन है, तो हमें ये बताना है कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा। ऐसे सवालों में लोग गलती क्या करते हैं कि लोग ये मान लेते हैं कि जिसका KSP कम है वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो हमें लगता है क्या कि KSP कम किसका, Ag2CrO4 का, तो ऐसे में आंसर सी मार देंगे और हम लोग खत्म कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, बी मार देंगे और खत्म करेंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे को हम कहते हैं, इस क्वेश्चन को कहते हैं, ये क्वेश्चन किसका है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का है। किसका है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का।
सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में हम क्या करेंगे, हम दोनों लोगों के लिए कितना Ag प्लस चाहिए वो निकालेंगे, और जिसके लिए Ag प्लस की वैल्यू कम चाहिए होगी वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो देखते हैं AgCl को अगर हमने तोड़ लिया, अरे यार, तो इससे Ag प्लस और Cl माइनस बना, ये S आ गया और ये S प्लस 0.1 आ गया, क्योंकि हमें Cl माइनस ऊपर 0.1 गिवन था, यहाँ पे देखो गिवन है ना। तो KSP की वैल्यू किसके बराबर आ गई, KSP की वैल्यू आ गई S इंटू S प्लस 0.1, और फिर से 0.1 को, S प्लस 0.1 को हम क्या मान लेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.1 मान लेंगे। तो S की वैल्यू जो आ जाएगी, S का मतलब है Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख दें इसे, इसे क्या लिख दो, Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख दो। तो Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी KSP अपॉन 0.1। KSP की वैल्यू कितनी दी रखी, KSP की वैल्यू दे रखी 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये आ गया 17 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मोलर हमें चाहिए क्या, Ag प्लस फॉर AgCl। किसके लिए चाहिए, फॉर AgCl। अब Ag2CrO4 के लिए देखो भाई, Ag2CrO4 को जब ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, ट्वाइस Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, तो ये 2s हो गया, और ये हो गया S प्लस 0.001, ये 0.001 ही लिया था, हाँ ठीक है, सही लिया, सही कर रहा हूँ। तो KSP की वैल्यू जो आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, Ag प्लस के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, और CrO4 2 माइनस के बराबर आ जाएगी। और फिर से S प्लस 0.001 को 0.001 ले लेंगे, ठीक। तो KSP की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, KSP की वैल्यू गिवन 1.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12, और ये हो गया Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू 0.001। तो ये हो गया Ag प्लस की वैल्यू जो आ गई स्क्वायर की, वो आ गई 1.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9, या फिर 19 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10, जिससे Ag प्लस की जो वैल्यू आ जाएगी वो इसका अंडर रूट आ जाएगी। तो रूट 19 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 आ गई। ये तो वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर 5 टाइम्स ज़्यादा है किससे, AgCl से। तो कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, AgCl प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि उसके लिए जो अमाउंट चाहिए वो हमें कम चाहिए। बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल आसानी से, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 इज दिस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये भी सवाल देखो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, आसानी से लगाया जा सकता है। मैं ये इसलिए सवाल लेके आया हूँ कि तुम्हें ये समझ में आए कि सवाल जितना आज का लेक्चर हुआ है इसी से सवालों को लगाया जा सकता है, और हम लोगों ने 1 घंटे से कम के में ये बात पूरी करी है, श्योर शॉर्ट है ना। इसलिए जरूर कमेंट करके बताना कि सर और भी चैप्टर्स के श्योर शॉर्ट चाहिए। जो जो तुम चैप्टर लिखोगे कोशिश करूंगा उनके जल्दी से जल्दी श्योर शॉर्ट लेके आ जाऊं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, PbI2 है, PbI2 कैसे ब्रेक होगा, PbI2 का कलर क्या होता है, कोई कमेंट बॉक्स में बता दे मेरे को, तो मेरे को मजा ही आ जाएगा फिर। और इसमें PbNO3 हमने लिया था होल ट्वाइस, इसे ब्रेक किया तो इससे Pb2 प्लस बना और NO3 माइनस बना 2, और इसका मेरे कितना था कंसंट्रेशन 0.1 मोलर था ये, तो ये 0.1 बना और ये 0.2 बन गया, तो यहाँ पे 0.1 आ गया। तो KSP की वैल्यू किसके बराबर हो गई, KSP की वैल्यू हो गई किसके बराबर, Pb2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I माइनस का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, KSP की वैल्यू कितने दे रखी है, KSP की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2s का होल स्क्वायर। हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है, I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकालना। तो ये इससे कैंसिल कर दिया, -8 आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 4s स्क्वायर। तो ये 2 आ गया, तो s स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8, या s की वैल्यू आ गई √2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, और √2 की वैल्यू हमें गिवन है 1.41 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, यानी कि 141 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 आ गई मोलर। खत्म हुआ सवाल, 141 आ गई। देख रहे हो, सवाल आसानी से लगाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेंस के पर्पज से, क्योंकि थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछी गई है, फिर भी हम लोग लगाते हैं। क्या कर रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सोल्यूशन ऑफ pH 3 इज इन बफर सोल्यूशन ऑफ pH 3 इज x, ठीक है। जान चली जाएगी लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ोगे, नहीं ठीक है। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ x इज हमें बतानी है, ठीक है। तो AgCN को जब हमने डिसॉल्व किया, AgCN को जब डिसॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, Ag प्लस और Cn माइनस लिखेंगे, और Cn माइनस है वो H प्लस से रिएक्ट कर जाएगा जो कि बफर से आ रहा था।
और इससे HCN बना देगा। तो हमने सॉल्युबिलिटी इसकी मान ली कितनी, x है, तो इसे x मान लिया, ये भी x हो गई, s मानते हैं, आज x मानना पड़ रहा। तो ये x में से हमने मान लिया कुछ y गया, तो ये तो बफर है, इसमें तो चेंज आया नहीं होगा, ये y बन गया होगा। अब जरा ध्यान से देखो कि हमें ये जो इक्वेशन गिवन है, ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान सुनना, ये इक्वेशन गिवन है, ये क्या इसे 1/k लिखा जा सकता है? क्योंकि रिवर्स अगर देखोगे तो HCN कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस CN माइनस के फॉर्म में। तो 1/k किसके बराबर हो जाएगा, HCN कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CN माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H प्लस फ्रॉम बफर। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम से हम CN माइनस में x माइनस वाई यहाँ पे भी लिख दें, बिकॉज ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। और हम KSP की वैल्यू क्या लिख देंगे, KSP की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x इंटू एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी KSP अपॉन x, राइट। तो 1/k इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन KSP अपॉन x इंटू एच प्लस फ्रॉम बफर की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 10⁻⁻3। अब 1/k की वैल्यू जरा देखना, k कितना दिया, 10⁻⁻10, तो 1/k विल बी वेरी हाई। लिख देते हैं सिंस k is 6.2 into 10⁻⁻10, that means 1/k is equals to order of 10⁻10, which is very high, which is very high। इसके हाई होने से क्या होगा, the reaction will almost go to completion, that means the reaction will almost go to completion, रिएक्शन विल ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन। तो क्या होगा कि y माइनस एक्स, जो x माइनस वाई था, जो x माइनस वाई था वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 होगा, तो x इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू y लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे k की वैल्यू रख दी 6.2 इंटू 10⁻⁻10, इतनी दी थी, इज इक्वल्स टू, इसे लिख दें एक्स स्क्वायर अपॉन KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.2 इंटू 10⁻⁻16 और 10⁻⁻3 आ गया, ठीक, आ गया ये। तो ये आ गया कितना, ये आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 6.2 इंटू 10⁻⁻10। तो हम डेसिमल से डेसिमल उड़ा दें तो यहाँ आ गया 22/62 इंटू 10⁻⁻9 एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से वो 1.88 इंटू 10⁻⁻5 के लगभग आएगी, ठीक। तो इसका आंसर जो लिख देंगे 1.9 इंटू 10⁻⁻5, -5 के ऑर्डर का एक ही आंसर दिया हुआ है, तो उसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये सवाल थोड़ा अच्छा कहा जा सकता है। अगला सवाल जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन होता है उसे हम कैसे करेंगे, सॉरी यार ज्यादा ही हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं। द प्लॉट ऑफ पीएच मीट्रिक टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस NH4OH एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो pH 7 से कम इनिशियली तो नहीं हो सकती, pH 7 से कम इनिशियली तो नहीं हो सकती, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। और pH सडनली कांस्टेंट रह के नहीं गिरेगी, क्यों, क्योंकि बफर है, इनिशियली क्या होगा, बफर बन जाएगा, तो pH गिरेगी, स्लोली गिरेगी और कर्व इस तरह का ही बनेगा, ठीक। मैंने पेन को छोड़ दिया, कर्व जो बना हुआ है, जो बढ़िया बना हुआ है, इस तरह का ही बनेगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए। pH 7 से ज्यादा होगी और ड्रास्टिकली सीधे सीधे नहीं गिरेगी क्योंकि बफर है, और सॉल्ट भी बनेगा, तो pH धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले श्योर शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। टेस्ट देते रहना है, PYQs आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बताना ये सेशन कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता ही है यार, जान लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी जान लगाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।